हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं अतुलित वर्मा और स्वागत है आपका मेरे केएमबी क्लासेस में। दोस्तों, ये क्लास 11th बेसिक अकाउंटिंग टर्म का सेकंड पार्ट है। बेसिक अकाउंटिंग टर्म का फर्स्ट पार्ट मैंने अपलोड किया था जिसमें मैंने आपको 15 टॉपिक्स पढ़ाई थी। लास्ट टॉपिक उसमें हमारा था सेल्स रिटर्न और परचेज रिटर्न, जिसको हम रिटर्न इनवर्ड और रिटर्न आउटवर्ड बोलते हैं। बहुत अच्छे से मैंने उसमें आपको डिस्कस किया था। आई होप कि आपको उसमें कहीं भी दिक्कत नहीं आई होगी। ठीक है दोस्तों, आज हम बेसिक अकाउंटिंग का वो बेस था, आज हम उससे एडवांस लेवल बढ़ने जा रहे हैं। एक तरीके से कह सकते हैं कि उसके बिना हमारी गाड़ी आगे नहीं बढ़ती। तो वो हमने पढ़ लिया और आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो हमारा बेस के बाद एडवांस लेवल है। वो क्लियर होने के बाद आपके बेसिक पूरे तरीके से खत्म होगा, फिर आपके पास प्रैक्टिकल स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो जो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है सम अकाउंटिंग टर्म्स। ठीक है, तो आज का जो पहला टर्मिनोलॉजी है वो आप लिखिए स्टॉक। दोस्तों, जैसा पिछली वीडियो में मैंने किया था कि कुछ चीजें मैं लिखूंगा साथ में और कुछ चीजें मैं आपके साथ लिखवाऊंगा, तो सेम चीज हम आज भी करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस चीज को पहले अपने साथ लिखो। स्टॉक क्या होता है? ठीक है, द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स, the value of those goods which are purchased for reselling though the value of those goods which are purchased for reselling and which are lying unsold, which are lying unsold at the end of the accounting period. ठीक है, at the end of the accounting period is termed as स्टॉक। तो क्या बोला मैंने दोस्तों? स्टॉक क्या है? तो वैल्यू, किसका वैल्यू? उस गुड्स का वैल्यू, उस गुड का वैल्यू जिसको हमने खरीदा है, परचेज किया। किसके लिए? फॉर रीसेलिंग। मतलब मेरा एक गुड है, ये मार्कर, ठीक है, ये एक मार्कर है जिसको मैंने परचेज किया। इसको अगर मैंने परचेज किया फॉर सेल्फ कंजम्पशन तो ये मेरे लिए स्टॉक नहीं है, लेकिन अगर इसको मैंने परचेज किया फर्दर बेचने के लिए तो ये मेरे लिए स्टॉक है। ठीक है, अब ये गुड्स है मेरे लिए। अब स्टॉक कब कहलाएगा? द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड, परचेज किस लिए किया गया था? रीसेलिंग के लिए। लेकिन एंड विच आर लाइंग मतलब रह जाना, बच जाना। लाइंग अनसोल्ड, जो बच गया। कैसा बच गया? अनसोल्ड, जो बिका ही नहीं, वो मेरे पास बच गया। लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। देखो, अकाउंटिंग पीरियड क्या होता है ना, अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है। ठीक है, मैंने आपको कल फाइनेंशियल ईयर पढ़ाया था। वो फाइनेंशियल ईयर आपके लिए क्या था कि फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च तक होता है। बट जरूरी नहीं कि अकाउंटिंग पीरियड वहां से शुरू हो। अकाउंटिंग पीरियड 1 साल का होता है, बट ये कैलेंडर ईयर भी हो सकता है, फाइनेंशियल ईयर भी हो सकता है। ठीक है दोस्तों, तो विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज स्टॉक। वैसा गुड्स जिसको मैंने खरीदा दोबारा बेचने के लिए, आगे फर्दर सेल करने के लिए, लेकिन वो गुड्स मेरे पास नहीं बिका, इस साल वो बिका ही नहीं, वो अनसोल्ड रह गया।
कब? एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, साल के अंत में वो मेरे पास बचा रह गया, उस चीज को हम स्टॉक बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, पहले इसको आप लिख लो। होप सो दोस्तों आपने इसको लिख लिया होगा, मैं आगे बढ़ता हूं। देखो दोस्तों, स्टॉक में अब दो चीज होती है, स्टॉक दो तरीके का होता है। ठीक है, तो स्टॉक क्या होता है ये समझ में आ गया था। स्टॉक कितने तरीके का होता है अब ये समझना है। स्टॉक दो तरीके का होता है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक और दूसरा होता है क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक लिखते चले दोस्तों आप लोग। ठीक है, एक होता है ओपनिंग स्टॉक, एक होता है क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, तो पहले क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है ये समझते हैं। क्लोजिंग, इट मींस, क्लोजिंग स्टॉक का मतलब इट मींस द वैल्यू ऑफ those goods, the value of those goods lying unsold. It means the value of those goods lying unsold at the end of accounting, at the end of accounting period, at the end of the accounting period. ठीक है, पहले क्लोजिंग स्टॉक लिखो, ओपनिंग स्टॉक लिखो, फिर मैं समझाता हूं होता क्या। ओपनिंग स्टॉक क्या हुआ? इट मींस the value of goods, the value of goods lying unsold at the beginning of accounting period. ठीक है, पहले आप इसको लिखो फिर मैं समझाता हूं। तो दोस्तों होता क्या है समझो। पहले क्लोजिंग स्टॉक पे आता है। क्लोजिंग स्टॉक का मतलब है द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सिर्फ तीन वर्ड, वैल्यू ऑफ दोज गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। वैसा गुड्स का वैल्यू जो कि बिका ही नहीं है, कब? एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में, उसको हम बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। फिर ओपनिंग स्टॉक क्या होता है सर? वैसा गुड्स का वैल्यू जो कि बिका नहीं है एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। सर समझ में नहीं आ रहा है, कहना क्या चाहते हो? ओपनिंग क्लोजिंग, बिका नहीं है, अभी नहीं बिका, चाहते क्या हो कहना ये बताओ ना। तो ठीक है भाई, अब यही समझते हैं कि हम कहना क्या चाहते हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां समझो, मेरा फाइनेंशियल ईयर मान के चलता हूं एक अकाउंटिंग पीरियड, तो 1/4/2022। ठीक, यहां पे मैंने 5,000 रुपए के सामान खरीदे। कितने रुपए के? 5,000। 31/3/2023। क्या ये अकाउंटिंग पीरियड का एंड है? यहां पे इस 5,000 में से जिसको मैंने खरीदा था बेचने के पर्पज से, इसमें से 1,000 का सामान मेरे पास अभी भी बचा हुआ है। कितने का? 1,000 का सामान बचा हुआ है, 4,000 का बिक गया। यहां पे मेरा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, यहां पे मेरा एक अकाउंटिंग पीरियड एंड होता है। क्या अब इसके बाद जो मेरे पास 1/4/2023 आया, क्या ये एक नया अकाउंटिंग पीरियड है? क्या ये एक नया साल है?
अगर ये एक नया साल है तो ये 1000 जो यहाँ पे खत्म हुआ है, क्या ये मेरे पास अगला साल कैरी फॉरवर्ड होगा? ऐसा थोड़ी है कि ये यहाँ खत्म हो गया तो आप बेचेंगे ही नहीं। नहीं, हम इसको बेचेंगे, इसको हम अगले साल बेचेंगे। क्या बोलते हैं? इसको हम अगले साल बेचेंगे। तो यहाँ पे जिस चीज को हम क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे थे, यहाँ पे हम जिस चीज को क्लोजिंग स्टॉक बोल रहे थे, वही इस साल के बिगिनिंग में, ये बिगिनिंग है, 1 तारीख है तो बिगिनिंग है, यहाँ पे क्या चला जाता है? ओपनिंग स्टॉक। अब आप इस चीज को पढ़ो, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, जो बिका नहीं है कब? एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड में, तो वो क्लोजिंग स्टॉक है। और वही क्लोजिंग स्टॉक अगले साल की स्टार्टिंग में क्या कहलाता है? ओपनिंग स्टॉक। ठीक है दोस्तों, होप सो आपको यहां तक अच्छे से समझ में आया होगा और आपने इसको नोट भी कर लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं दोस्तों। तो अब हमारा जो ओपनिंग स्टॉक खत्म होता है, तो अब जो हमारा नेक्स्ट टर्म है स्टॉक खत्म होने के बाद, वो है हमारा बहुत ही नन्हा सा प्यारा सा टॉपिक। लिखो दोस्तों, ट्रेड रिसीवेबल। क्या? आज का दूसरा टॉपिक है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल क्या होता है? लिखते हैं, इट रेफर्स, साथ में लिखते जाए दोस्तों, इट रेफर्स टू द अमाउंट, टू द अमाउंट रिसीवेबल it refers to the amount receivable on account of sale of goods, on account of sale of goods and services rendered, and services rendered. It refers to the amount receivable on account of sale of goods and services rendered by the company in normal course of बिजनेस। ठीक है, क्या बोल रहा है? इट रेफर्स टू द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज रेंडर्ड बाय द कंपनी इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। पहले समझते हैं क्या लिखा, फिर आगे बताता हूं। ठीक है दोस्तों, पहले आप इसको लिख लो। तो दोस्तों समझते हैं ये है क्या? ट्रेड रिसीवेबल क्या बोल रहा है? इट रेफर्स, किस चीज को भाई रेफर कर रहे हो? अमाउंट को, किसी अमाउंट को ये दर्शा रहा है। किस अमाउंट को दर्शा रहा है? जो रिसीवेबल है। रिसीवेबल का मतलब जो मुझे मिलने वाला है। ये वैसे अमाउंट को बता रहा है जो मुझे मिलने वाला है। किस बेसिस पे? किस अकाउंट पे? क्यों मिलेगा भाई? मैंने ऐसा क्या कर दिया कि मेरे को पैसे मिलेंगे, वो अमाउंट मिलेगा? क्यों? क्योंकि मैंने कोई गुड्स को सेल किया। क्या किया? गुड्स को सेल किया, या फिर सर्विसेज रेंडर्ड की। देखो, गुड्स को जब हम सेल करते हैं तो उसको हम सेल कहते हैं, लेकिन सर्विसेज जब हम प्रोवाइड करते हैं तो उसको हम रेंडर्ड कहते हैं। ठीक है, तो या तो ऑन द अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स, मैंने कोई गुड्स बेचा, या फिर मैंने कोई सर्विसेज प्रोवाइड की। किसके द्वारा प्रोवाइड की गई? कंपनी के द्वारा। कैसे प्रोवाइड की गई? इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब क्या भाई? मेरा बिजनेस है, इस बिजनेस में मैं मार्कर बनाता हूं, मैं मार्कर बना के मार्कर बेचता हूं, सेल करता हूं, तो ये मेरा नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस है। अब अगर मैं यहाँ पे लोन देना स्टार्ट कर दूं, जो कि मेरा बिजनेस ही नहीं है, तो फिर ये मेरे लिए सेल तो नहीं कहलाएगा। तो यहाँ के लोग मेरे लिए ट्रेड रिसीवेबल भी नहीं कहलाएंगे। ठीक है, लेकिन जो मेरा बिजनेस है उससे रिलेटेड मैं काम करता हूं, तो वो लोग मेरे लिए क्या कहलाते हैं? ट्रेड रिसीवेबल। तो इट रेफर्स टू द अमाउंट
receivable on the account of sale of goods and services rendered by the company in normal course of business। ठीक है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस का मतलब वैसा बिजनेस जो मैं रेगुलर कर रहा हूं। ठीक है, एक लाइन और लिखो दोस्तों, इट इंक्लूड्स, इट इंक्लूड्स, कौन इंक्लूड भाई, ट्रेड रिसीवेबल के अंदर दो चीजें आती हैं, इट इंक्लूड्स डेटर्स, डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। इट इंक्लूड्स डेटर्स एंड बिल्स रिसीवेबल। नोट कर लो दोस्तों आप लोग जल्दी से। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा। तो अब हमारा ट्रेड रिसीवेबल तो समझ में आ गया भाई, क्या है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल के अंदर जो दो चीजें आपने बताई सर, वो भी तो बताओ क्या है। डेटर्स और बिल्स रिसीवेबल बोल तो दिया है, क्या ये तो बताओ। बिल्कुल बताएंगे भाई, हम नहीं बताएंगे तो कौन बताएगा, हम ही बताएंगे। तो यहाँ पे 2 का 1 लिखते हैं। कौन सा था, डेटर। दोस्तों डेटर्स आप लोग लिखोगे, मैं बोलूंगा। ठीक है, ठीक है सर, लिखो। डेटर्स आर द पर्सन, डेटर्स आर दोज पर्सन, डेटर्स आर दोज पर्सन और फर्म, और फर्म। डेटर्स कौन है, डेटर्स आर दोज पर्सन और फर्म टू whom, to whom, debtors are those person or firm to whom goods have been sold, goods have been sold, goods have been sold and services have been rendered, goods have been sold and services have been rendered on credit, on credit and on credit and payment has not been received, payment has not payment has not been received from them, from them। ठीक है दोस्तों, तो क्या कहना चाहता है ये, डेटर्स वो है, डेटर्स कौन है, डेटर्स वो लोग हैं या वो फर्म है जो गुड्स बेचती हैं या सर्विसेज प्रोवाइड करती हैं। यहां तक क्लियर। तो डेटर्स कौन है, डेटर्स वो लोग हैं या फिर वो फर्म है जो गुड्स बेचती हैं, जिनको गुड्स बेचा गया है, जिसको सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं। टू whom, क्या लिखा मैंने इसके पहले, टू whom, जिसको ये गुड्स बेचा गया है या फिर ये सर्विसेज प्रोवाइड की गई हैं, वो पर्सन या वो फर्म जब क्रेडिट पे, उधारी पे सामान को ले लेता है या फिर पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव फ्रॉम देम, मतलब या तो मैंने क्रेडिट पे उसको दे दिया या फिर मैंने उससे अभी तक पेमेंट रिसीव नहीं किया है, तो वैसे इंसान को हम, वैसे फर्म को हम क्या बोलते हैं, डेटर्स। क्या बोलते हैं, डेटर्स। तो कौन होता है, डेटर्स आर दोज पर्सन और फर्म, वो पर्सन और फर्म जिसको हमने गुड्स प्रोवाइड, गुड्स सेल किया है या सर्विसेज प्रोवाइड की हैं। कैसे, क्रेडिट पे, और उनसे पेमेंट अभी हमें नहीं मिला है, तो उन लोग को हम क्या कहते हैं, डेटर्स। दोस्तों एक चीज और, मैंने जब आपको एसेट्स पढ़ाया था, एसेट्स का डेफिनेशन पढ़ाया था, तो वहां पे बोला था मैंने क्या, कि दोस्तों जिससे हमें पैसा लेना है वो हमारी एसेट्स है। तो यहां पे लिखो डेटर्स आर ऑल्सो एसेट्स,
डेटर्स आर एन एसेट्स। क्या है? डेटर्स आर एन एसेट्स। ठीक है दोस्तों, आपने लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे कि यहाँ डेटर्स अब मैंने आपको बता दिया, तो डेटर्स के आगे जो नेक्स्ट टॉपिक है ना, वो है बिल्स रिसीवेबल। ठीक है, तो वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। नहीं बताऊंगा सर, क्यों नहीं बताऊंगा? बस मेरी मर्जी, नहीं बताऊंगा। नहीं सर, ऐसे थोड़ी होता है। ठीक है भैया, अब आप लोग जिद करते हो, मैं बता रहा हूँ क्यों नहीं बताऊंगा। देखो, जब आप आगे की चैप्टर देखोगे ना, तो आपको एक चैप्टर मिलेगा जिसका नाम होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को जब मैं पढ़ाऊंगा ना, तो इस बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आपको दो टॉपिक्स मिलेंगे, जिसमें पहला टॉपिक होगा बिल्स रिसीवेबल रिसीवेबल और दूसरा टॉपिक होगा बिल्स पेबल। ठीक है, तो ये दोनों टर्मिनोलॉजी जो है ना, आपको वहां पे पढ़ने को हूबहू मिलेंगी। कैसी मिलेंगी? हूबहू। तो वहां पे हम इसको डिस्कस करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं बता रहा। तो दोस्तों, आपको इतना याद रखना है कि इन दोनों में बिल्स रिसीवेबल को एसेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? एसेट्स कहते हैं, और इसको हम लाइबिलिटी कहते हैं। ठीक है, तो इतना आपको इसके लिए याद रखना है। ठीक है, इसको लिख लो दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके आगे बढ़ते, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज तो हम अब जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो आज का जो हमारा तीसरा टॉपिक है, वो है ट्रेड पेबल। ट्रेड पेबल, जैसा कि अभी हम लोग ने पढ़ा था ट्रेड रिसीवेबल, अब हम पढ़ेंगे ट्रेड पेबल। ठीक है, तो दोस्तों ट्रेड पेबल क्या होता है, ये मैं बोल रहा हूं, आप लिखो। इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट पेबल। वहां पे क्या था? इट इज द अमाउंट रिसीवेबल, यहां पे इट इज द अमाउंट पेबल ऑन द अकाउंट ऑफ, इट इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ, वहां पे क्या था? इट इज द अमाउंट रिसीवेबल ऑन अकाउंट ऑफ सेल ऑफ गुड्स। तो यहां पे क्या होगा? ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज रेंडर्ड। सर्विसेज रेंडर्ड नहीं हुआ, यहाँ पे सर्विसेज टेकन होगा। रेंडर्ड जब हम प्रोवाइड करते हैं, टेकन मतलब हमने लिया। तो इट इज द अमाउंट पेबल ऑन अकाउंट ऑफ गुड्स परचेज और सर्विसेज टेकन इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। बहुत सरल भाषा में यही कहा गया है कि वहां पे था अमाउंट रिसीव कर रहे थे, यहां अमाउंट पे करेंगे। क्यों पे करेंगे? क्योंकि हमने गुड्स खरीदा है, ठीक है, या फिर हमने कोई सर्विसेज ली है। तो जब हमने ली है तो हमें वो पे करना है, तो पैसा हमने पे किया, करेंगे, इसलिए हम उसको ट्रेड पेबल कहलाते हैं। तो ट्रेड पेबल के अंदर जो दो टर्मिनोलॉजी आती है, वो पहली होती है क्रेडिटर्स, ठीक है, और दूसरी जो होती है वो होती है बिल्स पेबल। जैसे वहां पे बिल्स रिसीवेबल था, वहां ऐसे यहाँ पे बिल्स पेबल है। तो बिल्स पेबल हम वहां आगे देखेंगे। क्रेडिटर्स क्या होता है, इसको अब लिखते हैं। तो आप लिखो यहाँ पे 3 का 1 और लिखो क्रेडिटर्स क्या होता है। ठीक है दोस्तों, लिखो क्रेडिटर्स क्या होता है। क्रेडिटर्स रिप्रेजेंट दोज पर्सन represent those person or firm or firm, those person or firm from whom goods have been purchased, goods have been purchased or service on credit, purchased on credit, ठीक है, और सर्विसेज प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट, सर्विसेज टेकन या फिर प्रोक्योर्ड, सर्विसेज टेकन ऑन क्रेडिट and payment has not been paid, and payment has not been made to them। ठीक है, क्या बोलता है? क्रिएटर्स रिप्रेजेंट करता है उन पर्सन, उन
फर्म को जिन्होंने गुड्स परचेज किया है या फिर सर्विसेज ली हैं, जिन्होंने गुड्स परचेज किया है या फिर सर्विसेज ली है कैसे, ऑन क्रेडिट, और उन्होंने अभी तक पेमेंट नहीं किया, पेमेंट रिसीव नहीं, पेमेंट नहीं किया है, तो उन लोगों को हम क्या कहते हैं, क्रेडिटर्स कहते हैं। लिख लो दोस्तों आप लोग प्लीज। ठीक है दोस्तों, होप सो आपने इसको लिख लिया होगा। तो ट्रेड पेबल और क्रेडिटर्स क्या होता है ये भी क्लियर होता है। अब सुनो दोस्तों, इसमें बिल्स पेबल भी आता है, तो बिल्स पेबल में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में डिस्कस करो। बिल्स पेबल क्या है, लायबिलिटी है, बस इतना आपको याद रखना है। और बिल्स रिसीवेबल क्या है, तो बिल्स रिसीवेबल एसेट है। ओके, तो दोस्तों यहाँ पे हमारे 3 मेजर खत्म होते हैं, मात्र 2 टॉपिक और बचता है, वो 2 टॉपिक बस आप करो, उसके बाद मैं कहूंगा कि आपका अकाउंटिंग टर्म खत्म होता है। तो जो हमारा आज का सेकेंड लास्ट टॉपिक है वो है गुड्स। सर क्या मजाक करते हो, गुड्स तो हमको पता है, आपने बहुत अच्छे से गुड्स बताया तो लिखवा भी देता हूँ भाई। गुड्स होता क्या है समझ में भी आना चाहिए, तो गुड्स याद होना चाहिए ना। तो गुड्स क्या लिखो, गुड्स मीन्स लिखते जाओ, गुड्स मीन थिंग्स इन विच a business things in which a business enterprise deals in goods means things in which business enterprise deals in। goods वो होता है जिसमें business enterprise डील करते हैं। नेक्स्ट लाइन लिखो, goods includes all those things which are purchased for resale purpose, or which are used for producing finished goods, which are used for finished goods, which are also meant to sold। ठीक है, एक मस्त लाइन है उसको मैं लिख दे रहा हूं यहां पे, इट इज नॉट इंपॉर्टेंट, लिखो, वो मैं लिखवा रहा हूं आपको, वो लिखो, व्हाट इज गुड्स फॉर वन बिजनेस, what is goods for one business enterprise, comma, it may not be goods for another business enterprise, गुड्स का मतलब क्या, वैसा थिंग, वैसा वस्तु जिसको हम बिजनेस एंटरप्राइज में डील्स होता है। ठीक है भाई, गुड्स इंक्लूड क्या क्या करता है, उन सारी चीजों को जिसको परचेज किया गया है फॉर रीसेल पर्पस, और जिसको यूज किया जा रहा है प्रोड्यूसिंग गुड्स, वो गुड्स जिसको हम सोल्ड करना चाहते हैं, उसको प्रोड्यूस करने के लिए भी जो चीजें यूज करी जाती है उसको गुड्स कहते हैं। जैसे कि आपका आता है रॉ मटेरियल आपके लिए क्या है, गुड्स है। ठीक है, एग्जांपल में लिख लो, रॉ मटेरियल्स आपके लिए गुड्स है, फिनिश प्रोडक्ट आपके लिए गुड्स है। ठीक है, ठीक है दोस्तों,
होप सो आपने इसको लिख लिया होगा। आज के लास्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। तो जो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है बैड डेट्स। जो आज का हमारा और बेसिक अकाउंटिंग टर्म का लास्ट टॉपिक है वो है बैड डेट्स। बैड हो गया जो डेट, उसको हम बोलते हैं बैड डेट्स। बैड डेट्स क्या होता है सर? जो बैड हो गया डेट्स उसको बोलते हैं बैड डेट्स। लिखो, इट इज द अमाउंट, इट इज द अमाउंट that has become irrecoverable it is the amount that has becomes irrecoverable किससे भाई? from a debtor is termed as bad debts, bad debts। क्या बोला दोस्तों? वो अमाउंट जो कि मेरे लिए इरिकवरेबल है। रिकवरेबल मतलब जिसको हम रिकवर कर सकते हैं। तो रिकवर हम किसे करेंगे? मैं जिससे पैसा ले रहा हूं उसको मैंने सामान बेचा होगा तो उससे मैं पैसा ले रहा हूं तो वो मेरे लिए डेटर है। मैं जब सामान बेचूंगा और उसने खरीदा है तो उसके लिए मैं क्रेडिटर। तो क्या बोलते हैं? ये मेरा डेटर, ये मेरा क्रेडिटर। बात समझे क्या बोला मैंने? मैंने इसको सामान बेचा, यहाँ पे एक मत्स्य कन्या है, समझो। सपोज करो यहाँ पे एक मत्स्य कन्या है, इसको मैंने सामान बेचा तो ये मेरे लिए डेटर। वो कन्या अब मैं बन गया, सपोज करना दोस्तों, और यहाँ पे मैं खड़ा हूं। तो ये कन्या जब मेरे सामान खरीदेगी तो इसको मेरे को पेमेंट करना है। इसके लिए, इस कन्या के लिए मैं हुआ क्रेडिटर और मेरे लिए ये कन्या हुई डेटर। तो मैं क्या बोलूंगा? तू मेरी डेटर, ये क्या बोली? तू मेरा क्रेडिटर। बात समझ में आ गया? तो दोस्तों इसी के साथ जो डेटर है, अगर उससे हमें जब भी लगता है कि ये अमाउंट, कुछ अमाउंट इरिकवरेबल है कि अब हमसे वो रिकवर नहीं हो सकता वो अमाउंट, तो वैसे बंदे को, वैसे लोगों को जो जितना का अमाउंट हम नहीं रिकवर कर सकते उसको हम बोलते हैं बैड और डेट्स। क्योंकि उसका डेट हो गया है बैड, इसलिए कहते हैं उसको बैड डेट्स। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और मैंने अकाउंटिंग टर्म को जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट था शॉर्ट करके समराइज करके आपके सामने ला दिया और सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को खत्म किया। तो दोस्तों अकाउंटिंग टर्म, बेसिक अकाउंटिंग टर्म यहाँ होता है खत्म। और नेक्स्ट टॉपिक पे अब हम बढ़ेंगे अकाउंटिंग क्वेश्चन की तरफ इसके अगले वीडियो में। ठीक है दोस्तों, तो कोई भी डाउट हो तो आप मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों। और बस आप अपना ध्यान रखें और बस एंजॉय करते रहें और पढ़ाई करते रहें। थैंक यू दोस्तों, टेक केयर।